नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे पॉलिटी और पॉलिटी के 25 एम्स को यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, एसएट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के.एम. मुंशी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की स्थापना दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी, 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी बैठक पहली बार कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 के दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यदि आपसे पूछ किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में यदि आपसे पूछ ले कहां पर किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भाग में नहीं किया गया है। क्लियर? लेकिन संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं दोस्तों जहां पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया जाता है। जैसे अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं, तो इसके तहत देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझा गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर यहां पर पाबंदी लगाई गई है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता देती है, यानी समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय किस शब्द को जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? और संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष रहता है। क्लियर? अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर कीजिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 3 का। भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है?
भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज अनुच्छेद 1। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद तक दिए गए हैं। आइए हम बारी बारी सभी चारों अनुच्छेदों को देखेंगे। तो पहला है अनुच्छेद 1, यह संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 इसमें क्या दिया गया है? नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। अनुच्छेद 4 में क्या उपबंध है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के विषय में यह बताता है, उपबंध करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया है? दोस्तों आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन कब होता है? 1975 में होता है। और इस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप सिक्किम में जो राजतंत्र था उसे समाप्त कर दिया गया और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है और इसे भाग 20 के अनुच्छेद 368 में रखा गया है। क्लियर? अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचों को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको यहां पर आंसर करना है, फटाफट से कीजिएगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं और सबसे अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और इसी संवैधानिक उपचारों को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया था? 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, किसके द्वारा? 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। दोस्तों इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था और इसे समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों याद रखिएगा, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत और कोई भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या करती है? रेट जारी करती है। और रेट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जो जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत का गठन। ये कथन यहाँ पर सही है, इसे हम स्टार लगा देते हैं। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार दिया गया है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता दिया गया है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 किसकी बात करता है? गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने की बात कहता है। कृषि और पशुपालन को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 48 में रखा गया है। और कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात इसमें की गई है। क्लियर हो गई ना सारी बातें? चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, आंसर कीजिएगा जरा। कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? कितने थे? एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, यानी 0 मौलिक कर्तव्य थे। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था संविधान में। इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखते हैं? भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसे रखा गया है। मूल रूप से जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य यदि आपसे पूछ लिया जाए कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना सभी माता पिता का कर्तव्य होगा। क्लियर? अगला सवाल। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फटाफट से यहां पर आंसर कीजिएगा। 25+ MCQ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत कम समय में हम लोग 25 MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से आंसर करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू
विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम या दहेज प्रतिषेधक विधेयक। किस मामले में सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में क्या किया गया था? वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। वीटो पावर का प्रयोग कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत करता है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक पर अनुमति देने का मन नहीं हो तो किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। और इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था? 1986 में किया था। किस अधिनियम को रोकने के लिए? डाकघर संशोधन विधेयक को कानून बनाने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का आंसर कीजिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होगा? आंसर कीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। और यह देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। क्लियर? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर कीजिएगा जरा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या उपयुक्त में से कहीं नहीं। भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इनमें से कहीं पर भी विधान परिषद जो है अस्तित्व में शामिल नहीं है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में दिखाई देता है। वे राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, आप चित्र में भी देख सकते हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश यदि आपसे पूछ ले जहां पर द्विसदनात्मक विधानसभा है, यानी वहां पर भी विधान परिषद बनाया गया है, वह केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। वहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया है। विधानसभा में कितने सीटें हैं? 89 सीट है, यानी 89 सदस्य होंगे। और विधान परिषद में मात्र 6 सदस्यों को वहां पर रखा गया है। क्लियर? अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपवाद है? भारतीय संविधान सभा में यह प्रावधान है दोस्तों कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इसका अपवाद है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज सिक्किम। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। क्लियर? लेकिन कुछ राज्य जो है इसकी अपवाद है, जैसे सिक्किम में 32, गोवा 40, मिजोरम 40 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मात्र 30 विधानसभा सदस्य होते हैं। अगले सवाल का आंसर कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13। पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन ए खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं। ये कथन यहाँ पर गलत है।
जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी कथन यहाँ पर गलत है। सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये कथन यहाँ पर सही है। और ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी कथन यहाँ पर गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, भारत में जो है कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? सामान्यतः त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर गठित की जाती है। पंचायत समिति की बात कर लेते हैं तो यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है। पंचायत समिति बता चुका हूं प्रखंड स्तर पर गठित होता है और पंचायत समिति के प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुने जाते हैं? 5000 की आबादी पर निर्धारित किए जाते हैं या चुने जाते हैं। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, क्योंकि महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है दोस्तों? 1/3 आरक्षण दिया गया है, न कि 2/3। 73वां संविधान संशोधन क्या करता है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है और इसके अनुसार सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। सभी स्तरों पर, यानी तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के जो पद होते हैं 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243D के अंतर्गत। अगला सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। किस संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सभी के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है। कौन कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। शेष 5, 4 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। शेष 5 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन और दीव दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल के आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो काफी आसान सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन 2019 में इस अनुच्छेद को ही समाप्त कर दिया गया है। इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान था? जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। ठीक है, अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर कीजिएगा जरा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 1 लाख, 1,10,000, 2,80,000 या 2 लाख? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2,80,000 रुपया।
दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब तक कुल कितने नियुक्त किए गए हैं, कुल 50 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, हीरालाल जे कानिया को भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? BPSC 2008 में पूछा गया सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, करिएगा ज़रा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन, दैट इज भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यकाल 5 वर्ष। संसद में विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किए जाते हैं। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, नागरिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट वन, दैट इज चारों पर। केंद्र राज्य संबंध का अभिप्राय क्या है? केंद्र और उसकी इकाई राज्यों के बीच आपसी संबंध से है, और भारत सरकार ने इसी केंद्र राज्य संबंध पर 1983 में सरकारीय आयोग की नियुक्ति की थी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, B राज्य सरकारों को दिया गया है, संघीय और राज्य सरकार को दोनों को दिया गया है, न संघ और न ही राज्य सरकारों को दिया गया है। सही आंसर को कीजिएगा जरा फटाफट। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास होते हैं? ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन, दैट इज संघीय सरकार को दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार के पास है। दोस्तों भारतीय संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने अनुसूची हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात कर लेते हैं तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। इसमें 100 विषय शामिल है। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? 100 विषय शामिल है। कुछ विषय रक्षा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, ये सभी जो हैं संघ सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? विधानमंडल को है। इसमें 61 विषय शामिल है, जैसे राजनीतिक, मत्स्य पालन, पुलिस इत्यादि राज्य को दिए गए हैं। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है, और राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन यदि किसी विषय को लेकर विवाद हो जाए तो संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? प्रभावी होता है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण और नागरिक प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। इसके अलावा
एक और विषय होता है दोस्तों, उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। वैसे विषय जो न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अगला सवाल का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा जरा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की स्थापना यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कब की गई थी? 1951 में की गई थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? भारत के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य और 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगले सवाल का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 कीजिएगा जरा आंसर। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति? अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संसद करता है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया जाता है। कौन करता है? संसद करता है। ठीक है। इसमें 3 सेवाएं शामिल होती हैं, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। और इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? आर्टिकल अनुच्छेद 315 के तहत की गई थी। इस फैक्ट को भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधारों से है। गोस्वामी समिति की स्थापना या गठन कब की गई थी? 1990 में की गई थी। इस समिति भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिश दिए थे। समिति के मुख्य सिफारिशों में किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए और ऐसे सभी उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त की जानी चाहिए जो 1/4 मत प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति का गठन तो हुआ, लेकिन इसके सिफारिशों को लागू यहाँ पर नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर कीजिएगा जरा। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। इसका गठन कब किया गया था? 29 मार्च 1982 को। किसके द्वारा? एन.टी. रामाराव और एन. भास्कर राव के द्वारा। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में इसी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा जरा। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? आंसर कीजिएगा जरा, कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 26 अक्टूबर 1962 को। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपातकाल इमरजेंसी इन इंडिया का प्रावधान किस भाग और किस अनुच्छेद में है? भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 352 में है। राजकीय आपातकाल या कह लीजिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है।
और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। यानी भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट की अनुमति आवश्यक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि देश में पहली इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। किस समय? जब भारत चीन युद्ध हो रहा था। दूसरी इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। तीसरी इमरजेंसी 25 जून 1975 के द्वारा लगाया गया था। किस आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर इसे लगाया गया था। कितने अवधि के लिए लगाया गया था? 21 महीने की अवधि के लिए लगाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा यह लगाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्लियर दोस्तों? पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। यानी सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान की वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं रोटेशन वाइज। तो इसे डेली देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।